हेलो दोस्त, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपनिवेशवाद का। जो मैं पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था उपनिवेशवाद क्या है, फिर मैंने बताया था उपनिवेशवाद का क्या कारण है, क्या परिणाम हुआ। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कर प्रणाली को निर्धारित किया, जैसा स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रैतवाड़ी बंदोबस्त। अब मैं इस वीडियो में यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार इन व्यवस्थाओं को लागू होने के बाद लाभ हुआ, क्या इनकी हानि हुई या क्या इनका प्रभाव पड़ा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इस्तेमारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त के लेकर। अस्थाई बंदोबस्त आने की क्या विशेषता है, यानी अस्थाई बंदोबस्त में क्या खासियत थी। तो अस्थाई बंदोबस्त की निम्न विशेषता है। सरकार जमींदार से सिविल और दीवानी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिविल और दीवानी दोनों प्रकार की जो मामले थे वापस ले लिए। सरकार ने क्या किया, जमींदार से, जमींदार जो होता था एक गांव में क्या होता था, बहुत सारे जमीनों का क्या होता था, मालिक होता था, और जिसपे किसान यानी रैयत कार्य किया करता था, उनसे वह कर वसूला करता था। तो उसके पास क्या क्या अधिकार था इससे पहले, जब मैंने अस्थायी बंदोबस्त आने से पहले क्या क्या अधिकार थे उनके पास सिविल और दीवानी दोनों अधिकार थे, ठीक है। लेकिन जब यह बंदोबस्त लागू हुआ तो उनसे क्या छीन लिया गया, सिविल और दीवानी सेवा जो भी था वो जमींदार से वापस ले लिया गया। पॉइंट नंबर दूसरा, जमींदारों को लगान वसूल के साथ साथ अस्थायी भूमि स्वामी का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे एक जगह यह देखने को मिलता है कि उनसे तो दीवानी और सिविल जो थी था, क्या कहते हैं, संबंध जो था, मैंने दीवानी और अधिकार जो था उसको छीन लिया गया था, वापस कर लिया गया। लेकिन साथ ही साथ यह देखने को मिला कि वह भूस्वामी हो गए, यानी जिस भूमि का कर लिया करते थे उसका क्या हो गए, स्वामी। यानी स्वामी भक्ति बढ़ गया, किसके प्रति, सरकार के प्रति। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि निश्चित कर दी गई। यानी इसमें एक और विशेषता ये देखने को मिला कि सरकार को जो लगान देना है वो निश्चित कर दिया गया। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपको मैंने कह दिया कि आपको इस जमीन का 1,000 रुपया सालाना देना है, तो 1,000 रुपया देना, चाहे फसल हो या न हो, जिससे अब बढ़ाए नहीं जा सकते। यानी जो निश्चित कर, यानी अस्थायी बंदोबस्त की एक खासियत थी कि इसमें जो कर निश्चित कर दिया गया उसको ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा। यानी इसका चौथा पॉइंट कह रहा है अब कि भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को कोई और कर या नजराना नहीं देना था। पहले क्या होता था कि कर देने के बाद जब सरकार के कुछ अधिकारी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे तो उनको नजराना देना पड़ता था, नहीं तो उनके यहाँ पहुंचाकर नजराना देना पड़ता था। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त ने इस व्यवस्था को भी खारिज कर दिया, हटा दिया। उसने कहा कि आप जो कर दे दिए हैं इसके अलावा आपको ना कोई और कर देना है और न ही कोई नजराना देना है। पांचवा, किसानों और जमींदारों की आपसी विवादों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि इस बंदोबस्त के जरिए हम जो नियम लगाए हैं वो निश्चित कर के रूप में लगाया। अगर जमींदार और किसान में किसी मामले को लेकर मसला बढ़ता है तो हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो पहले ब्रिटिश सरकार करती थी। अब आता है अस्थायी बंदोबस्त का लाभ। जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त का मैंने विशेषता बताया, उसी प्रकार इसमें कुछ लाभ है। जो लाभ हुआ अस्थायी बंदोबस्त लागू होने से, पहला लाभ यह हुआ कि इसके जरिए आय निश्चित हो गई। यानी ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वे किया, सर्वे के अनुसार उन्होंने भूमि का निरीक्षण करके, सर्वेक्षण करके उन्होंने अपना कर निर्धारित कर दिया। अब उनको लगा कि जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ, चाहे बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ, चाहे मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ, इन तीन प्रेसिडेंसियों में जिस प्रकार का उन्होंने सर्वे किया, जिस प्रकार की कर व्यवस्था लगे, उनको यह मालूम चला कि अब इस क्षेत्र से हमें इतना आएगा। जैसे कि आप एक अनुमान लगा लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा इतना आ सकता है। उसी प्रकार यह जो कर लगा, इससे सरकार की आय में वृद्धि हुई और आय निश्चित हो गई कि हाँ इतना साल में मेरे पास इनकम आएंगे। पॉइंट नंबर दूसरा, बार बार बंदोबस्त, यानी बार बार जो बंदोबस्त की व्यवस्था थी, हर साल बंदोबस्त करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो अधिकारी लोग होते थे इसी में उलझे रह जाते थे, बाकी कार्य करने में वो सक्षम हो जाते थे, चाहे समय नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बंदोबस्त ने थोड़ा सा उनको क्या दिया, राहत दिया। अस्थायी बंदोबस्त से जमींदार लोग को फायदा हुआ, वे सरकार के स्वामी भक्त बन गए। यानी अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को स्वामी भक्ति की तरफ आगे बढ़ाया, क्योंकि स्वामी भक्ति के लिए, यानी जैसे देखिए बहुत समय भी चापलूसी चला और आज भी चापलूसी चलता है। चापलूसी का मतलब होता है कि आपको खुश करने के लिए आपके अनुसार कार्य करें। तो जमींदार को ऐसा लग रहा था कि अगर हम कर वसूलते हैं, इस कर के जरिए हम सरकार को समय समय पे कर दिलवा देते हैं, तो सरकार हम पे क्या होगी, ज्यादा खुश होगी, और स्वामी भक्ति में लगा रहते थे। अगला पॉइंट, अस्थायी बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को अधिक समय मिलने के कारण लोक कल्याण के काम, यानी जो सरकारी अधिकारी अस्थायी बंदोबस्त के जरिए जो फ्री हो गए, यानी उनको जो समय
बंदोबस्त कार्य में लगता था उससे उनको छुटकारा मिल गया, तो लोक कल्याण यानी जनता के कल्याण के लिए काम करने लगे। जैसे कि सड़क व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया, रेलवे जो अंग्रेजों का दिया हुआ एक तोहफा है, मान के चलिए कि आज रेलवे की शुरुआत 1853 में जो हुआ वो किसके जरिए हुआ, अंग्रेजों के जरिए हुआ। सड़क व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाया, ये लोक कल्याण, बहुत सारी योजना जो चली, जनता के प्रति जो कलेक्टर, जिला कलेक्टर होते थे वो जनता के प्रति रूबरू होने लगे। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो हमेशा क्या होते थे, बिजी रहते थे, यानी इन्हीं बंदोबस्त में लगे रहते, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारा दिकदारी होती थी। अब आता है अस्थायी बंदोबस्त का दोष। इस व्यवस्था के निम्नलिखित दोष है। पहला पॉइंट आता है भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित कर दी गई। यानी कहने के मेरा तात्पर्य है कि जब अस्थायी बंदोबस्त का हमने लाभ जाना, विशेषता जाना, अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसका नुकसान क्या हुआ। नुकसान यह हुआ कि भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित कर दी, यानी जो भूमि कर होना चाहिए 10, 15, 20, 25 वो होने लगा 50, 100 के लपेट में। जिससे दिक्कत क्या होना है, किसानों की अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो लगान देने में मुश्किल हो जाता था, लगान सही से नहीं दे पाएंगे तो ऋणी हो जाते, यानी जिससे वो कर्ज लिए हैं उससे उस कर्ज साहूकार के प्रति उनका क्या होता था, उत्तरदायित्व बढ़ जाता था। अगर समय पर उस साहूकार का वो ऋण नहीं दे पाते तो उनकी जमीन, उनकी घर सब गिरवी कर ली जाती थी। यानी भूमि बोझ कर, यानी अगर कर ज्यादा हो गया तो किसान देने में दिक्कत हो रहा है। अगर समय पर सरकार को अगर टैक्स नहीं मिले तो सरकार किसान को नहीं पकड़ेगी, सरकार किसको पकड़ेगी, तो जमींदार को, क्योंकि इसमें जमींदारी व्यवस्था को थोड़ा सा प्रमुखता दिया गया था। और जमींदार अगर देने में सक्षम हो गए तो जमींदार को क्या करना पड़ेगा, अपना घर द्वार यहाँ तक की जमीन बेचकर वो कर्ज चुकाना है, कर देना है। तो जो जमींदार अपना जमीन बेचने की कोशिश करे वो क्या करेगा, डायरेक्ट किसान पे लूट डालेगा, और किसान पे लूट डालेगा तो किसान क्या होगा, कहीं ना कहीं से कर्ज लेके क्या भुगतान करेगा अपना कर का। तो ये एक सबसे बड़ी दोष देखने को मिलता है। दूसरा, यह व्यवस्था किसानों के हित में रखकर नहीं किया गया था। यह व्यवस्था जो किया गया था वो जमींदारी व्यवस्था को देख के किया गया था, ना कि किसानों के हित में। हम पहले भी बताए थे कि अंग्रेजी सरकार का जो भी नीति बना वो किसानों के हित के लिए ज्यादा नहीं बना है। अगला पॉइंट, अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों को आलसी और बिलासी बना दिया। यह अस्थायी बंदोबस्त, मान लीजिए अस्थायी टैक्स लेना है तो वो एकदम निश्चिंत थे कि हाँ भाई हर साल हम कितना टैक्स मिलेगा, इसलिए वो क्या होते थे, ज्यादा से ज्यादा उन पे टैक्स लगा देते थे। मान लीजिए 20 रुपए उन पे लगाते थे, 10 रुपए सरकार को देना है, बाकी वो अपने पॉकेट में रख लेते, जिसकी वजह से वो आलस हो गए थे, यानी काम करना नहीं चाहते थे। और बिलासी, जब अगर संपत्ति ज्यादा मात्रा में आने लगती है ना, अगर अचानक आपके पास संपत्ति का भंडार अचानक बढ़ने लगे ना, तो आप थोड़ा सा विलासितपूर्ण जीवन जीने लगते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो जाते हैं, तो आपका जो समय है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब होता जाएगा। मान के चलिए धन का आना अच्छी बात है लेकिन मन का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो जमींदारों का मन बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो विलासितपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिए। पॉइंट अगला, बंगाल में जमींदार एवं किसानों के बीच आपसी विरोध हो गया, लेकिन बंगाल में यह अस्थायी बंदोबस्त ठीक से नहीं चल पाया। कारण क्या है कि किसानों के साथ ज्यादती होती थी और किसान इसका विरोध किए जमींदारों के साथ। मैंने पहले ही बताया था कि जब जमींदार और किसान आपस में टकराएंगे तो सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यही हुआ जो धीरे धीरे 1857 का विद्रोह का एक स्वरूप ले लिया। अब आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो अब हम जानेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा। यह व्यवस्था किसानों के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुई, यानी यह व्यवस्था किसानों के लिए इतनी हानिकारक सिद्ध हुई कि इस व्यवस्था ने बहुत तरह से किसानों को तोड़ दिया और किसान फसल उगाने में सक्षम नहीं हो पाए। पॉइंट दूसरा, किसान गरीब और भूमिहीन के साथ साथ ऋणी हो गए। इस व्यवस्था ने किसान को क्या कर दिया, भूमिहीन भी बना दिया, साथ ही साथ ऋणी भी बना दिया, यानी कर्ज के दबे, यानी मजदूरी करने लगे एक तरह से देखा जाए अपनी जीविका चलाने के लिए। एक सर्वे हुआ था, सर्वे 1855 में किया गया था, जिसमें पाया गया कि मद्रास में, जहां ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहां 1,80,00,000 भूमि क्या हुई थी, पड़ती पड़ी हुई थी। कितनी भूमि पड़ती पड़ी थी, 1,80,00,000। इससे यह मालूम चलता है कि यह व्यवस्था सफल नहीं हुआ और लाभकारी हुआ। अगला पॉइंट आता है महलवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव। इस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, तो यह व्यवस्था ग्रामीण जमींदार को बर्बाद कर दिया, यानी ग्रामीण जमींदार जो थे उनको बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय गया का महलवाड़ी व्यवस्था का। इस व्यवस्था के कारण किसान मजदूर बन गए। किसान थे वो पूर्ण रूप से मजदूर, इसमें मजदूरी करने लगे लेकिन इसमें पूर्ण रूप से क्या हो गए, मजदूर बन गए। और जमींदार क्या हो गए, बेघर हो गए। 1830 एवं 1840 में देश के उत्तर भारत में गरीबी, अकाल, मंदी जैसी तबाही आ गई। यह सब कारण क्या था, अंग्रेजों की बनाई गई गलत तरीके से नीति। देखिए अगर सरकार, अगर आपका मौजूदा हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे बीती हुई सरकार हो, कोई भी सरकार अगर योजना बनाती है, अगर किसानों के हित में लेके काम नहीं करेगी तो आने वाले कल में अकाल होगा। अकाल क्यों होगा, खाना हमें अनाज है, पीना हमें पानी है। योजना जो बनाना चाहिए किसान को हित में रख के बनाइए, क्योंकि देश का क्रमिक विकास करना है।
अगर देश का, राज्य का क्रमिक विकास करना है तो आपको किसान को हित में रखकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि किसान, वो गाना निकला था, आप सुने होंगे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, यानी हमारी जो देश की धरती है वो सोना उगलती है। सोना बोले तो अनाज, अनाज से बड़ा सोना कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोल्ड आप खा नहीं सकते हैं। खाने में हम जब भी खाएंगे अनाज खाएंगे। तो कोई भी व्यवस्था कीजिए, इनसे हमको सीखना चाहिए। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज है जो बीती हुई बातों को तो बताता है, साथ साथ आपको सिखाने का चेष्टा करता है। आप सीखे ना सीखे ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो मौजूदा सरकार के ऊपर डिपेंड है। चाहे पीछे जो पिछली सरकार है वो जो गलती की है उसको आप मत दोहराइए, आप उसको सही कीजिए, ताकि समाज में किसानों की, मजदूरों की स्थिति मजबूत हो। जब जिस देश में किसान और मजदूर मजबूत हैं तो औद्योगिक के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। इसके लिए इन चीजों से हमको लगता है कि आप सभी को, हमारे सभी जनता को, साथ ही साथ हमारी सरकार को भी सीखनी चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सफल हुई। कहीं ना कहीं आपको दोष दिखाया, जो बड़ी मात्रा में दोष है, क्योंकि तीनों व्यवस्था में आपको यही दर्शाएंगे किसान ही पिसाया है, न कि बड़े तबके के लोग। यानी कहीं ना कहीं से किसान पे दबाव ज्यादा डाला गया और किसान क्या हो गया है, ऋणी हो गया। ऋणी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको घर गिरवी रखना पड़ेगा, संपत्ति बेचनी पड़ेगी। इसलिए आप कोई भी व्यवस्था बनाइए तो किसान को लेके बनाइए। तो आपने ये देखा कि अगर किसान खुश नहीं है तो क्या हो गया, अकाल। अनाज नहीं होगा तो अकाल होगा। पड़ती पड़ा था। अब मान लीजिए 1,80,00,000 भूमि एकड़ में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकड़ में है। इतनी भूमि अगर पड़ती रह जाए, अगर किसान खेती ना करे तो कहां से अनाज खाइएगा, तो अकाल पड़ना ही है। साथ ही साथ मंदी इसलिए पड़ता है कि अनाज मार्केट में नहीं आता है। जैसे कि आपने कुछ पल पहले देखा होगा कि टमाटर को लेके थोड़ी मंदी पड़ी थी, क्योंकि महंगाई इसलिए पड़ गई थी क्योंकि वो वस्तु मार्केट में ज्यादा नहीं आ रही थी, जो थी वो महंगी बिक रही थी। जैसी तबाही आ गई, यानी गरीबी बढ़ेगा, अकाली बढ़ेगा, लोग मंदी में जूझेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जीडीपी, इकोनॉमिक डाउन होगा। अगला पॉइंट कहता है, यह व्यवस्था ने 1857 की क्रांति की शुरुआत इस तरह नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होने में कहीं ना कहीं कारण सरकार की बनाई कुछ नीतियां हैं, कुछ योजना है जो सही तरीके से नहीं संचालित होती है, जिसकी वजह से क्रांति या आंदोलन होता है। और सही है कि आंदोलन होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि क्रांति ही नई शुरुआत लेके आती है। जैसे कि आप विश्व इतिहास पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा, यूरोप में जब अंधकार युग था तो दांते ने इटली में स्टार्ट क्या किया था, क्रांति, यानी पुनः जागरण का, जिससे आज देश औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ा। उसी प्रकार 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसको झकझोर दिया, हिला दिया, डगमडोल कर दिया। अंग्रेजों को मालूम चल गया कि अगर किसान के लिए नीतियां नहीं बनाई जाएगी तो हमारी सरकार 1857 के बाद 1860 तक शासन नहीं कर सकती है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। तो इन्होंने इसके लिए जो नीति आई, जो एक्ट आया, उसके बाद से उसमें किसानों के लिए कुछ लाभकारी काम किए गए थे। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यवस्था बनाइए तो पूरी खासकर मजदूर और श्रमिक और यहां तक कि किसान को देख के बनाइए। इस तरह से आपने ये जाना कि अंग्रेजों की नीति क्या थी। अब जानते हैं झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है कि उस प्रकार की खेती जो कि आप पहले जंगलों को जलाइएगा, जलाकर उसे खेती योग्य बनाते हैं और उसका राख जो होता है वो खाद के रूप में कार्य करता है और उसी पर खेती करते हैं। पुनः कुछ दिन खेती करने के पश्चात उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह खेती करने चला जाता है। उसी को झूम खेती कहा जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा किया जाता है, यानी कहा जाए तो झूम खेती पहाड़ी जनजाति के लोग किया करते हैं। तो लेसन 10 में अगर ये सब क्वेश्चंस पूछता है तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। थैंक यू।